वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ थियरीज ऑफ ट्रांजिशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर का नेक्स्ट 6th पार्ट डिस्कस करूंगी। और आज के लेक्चर में हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस यानी कि वर्गाकार समतलीय संकुलों के रेफरेंस में संयोजकता बंध सिद्धांत और बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। इसमें जो ज्योमेट्री है वो वर्गाकार समतलीय है, यानी एक वर्ग के मध्य में मेटल और वर्ग के चारों कोनों पर अगर 4 लीगेंड्स उपस्थित हों तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। और इस स्थिति में मेटल की समन्वय संख्या 4 होती है। यहाँ जो संकरण है वो DsP2 होगा, यानी एक D कक्षक, एक S कक्षक और 2 P कक्षक संकरण के काम में आएंगे। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस बॉन्डिंग को समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है यहाँ निकल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि 4 साइनो लीगेंड्स CN नेगेटिव लीगेंड्स निकल के साथ लगे हुए हैं। तो NiCN4 और पूरे कॉम्प्लेक्स पर -2 चार्ज है। इसकी सबसे पहले निकल की ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है। तो निकल के लिए हमने X यूज़ किया है ऑक्सीकरण अवस्था के लिए। तो X + 4 × -1, क्योंकि साइनाइड लिगेंड के ऊपर चार्ज -1 होता है, इज इक्वल टू -2, और ये -2 है जो इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज है। तो इस तरह से X यानी निकल की ऑक्सीकरण अवस्था आई +2। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, 3d8 4s2 है। तो निकल +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से निकल जाएंगे, सिर्फ 3d8 रह जाएगा। और ये जो बॉक्स है इसमें आपको ये अच्छे से शो किया है। सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है और उसके बाद निकल +2 का ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। अब आपको ये ज्ञात है कि जो साइनाइड लीगेंड है वो एक प्रबल लीगेंड है। आप जब इन बॉक्सेस को देखते हैं तो निकल +2 के केस में आप देखिए कि यहाँ जो 3D ऑर्बिटल्स हैं वो सभी भरे हुए हैं। तो इसलिए अभी राइट नाउ इस स्थिति में हमें एक भी D कक्षक खाली नहीं मिल रहा। तो हमें ये लगना चाहिए कि संकरण sp3 आए, क्योंकि एक S कक्षक खाली है और 3 P कक्षक खाली हैं। लेकिन होता क्या है कि जो साइनाइड है वो लिगेंड कैसा है, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होने से वो इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन कर सकता है, और जब उसका युग्मन हो जाता है तो निकल +2 में जो आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं जो कि 5 कक्षकों में हैं, वो 4 कक्षकों में ही अरेंज हो जाएंगे युग्मित होकर के। और इस तरह से एक D कक्षक आपको 3D में से खाली मिल जाएगा और 4s और 4p ऑर्बिटल्स ऑलरेडी वैकेंट हैं। इसलिए संकरण कैसा हो जाएगा, DsP2। और ये जो 4 खाली ऑर्बिटल्स हुए, इनमें 4 लिगेंड्स जो हैं वो अपने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उपसंयोजक बंध बना लेंगे। तो इनिशियली 3D में एक भी D कक्षक खाली नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के युग्मन से वो 8 इलेक्ट्रॉन्स केवल 4 ही कक्षकों के अंदर अरेंज हो गए और एक D कक्षक खाली कर दिया। तो यही कंसेप्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में आगे के भी एग्जाम्पल्स में चलेगा। तो अदरवाइज क्या होता, अगर ये लिगेंड वीक होता, साइनाइड के बजाय कोई वीक लिगेंड होता, तो ये युग्मन संभव नहीं होता। इन दैट केस आपका संकरण क्या आता, sp3, यानी वो केस किसका हो जाता, टेट्राहेड्रल के लिए। अब आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें संकरण हो गया DsP2, ज्योमेट्री हो गई वर्गाकार समतलीय या स्क्वायर प्लेनर, और आप देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रतिचुंबकीय होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे। आप इस कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण निकालिए और चुंबकीय आघूर्ण म्यू की वैल्यू से आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 0 आएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स की। ये हमने प्लैटिनम का लिया है, लगभग उसी तरह से इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। प्लैटिनम का भी साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स है, तो मोर और लेस उसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसा आएगा। बस इतना है कि जो प्लैटिनम है वो 5D सीरीज़ का मेंबर है। प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5D96s1। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। वो होगी X + 4 × -1। अगेन आपको समझ आ रहा है कि 4 साइनाइड लिगेंड्स हैं और हर एक लिगेंड के ऊपर -1 चार्ज है।
और ये किसके बराबर होगा, जो भी इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज है जो कि -2 है। तो प्लेटिनम जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब आप यहाँ देखिए प्लैटिनम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 5d9 6s1। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें से निकल जाते हैं क्योंकि ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो हमारा विन्यास रह जाता है 5d8 6s0। अब आप देख लीजिए बिल्कुल इससे पहले वाले एग्जाम्पल की तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लैटिनम के अंदर इनिशियली आप इन बॉक्सेस में देखिए 5d में 9 इलेक्ट्रॉन्स लगाइए, 6s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। प्लैटिनम क्योंकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और अब आपका विन्यास क्या रह जाएगा, प्लैटिनम +2 में 5d8। 5d8 होने पर भी आप देख रहे हैं कि एक भी डी कक्षक खाली नहीं है dsp2 संकरण के लिए, लेकिन क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा और उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स में अरेंज कर देगा और एक डी कक्षक इस तरह से वो खाली कर लेगा। और अब एक डी कक्षक, एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक करके संकरित होकर के और dsp2 संकरण कर लेंगे। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होगी और ये कॉम्प्लेक्स भी प्रतिचुंबकीय होगा। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का जो कंसेप्ट है ये CFT में आएगा। अभी सिर्फ हम आपकी सुविधा और जानकारी के लिए इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अदरवाइज VBT ने लिगेंड्स के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं की है। अब हम तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं जिसमें कि कॉपर का साइनाइड कॉम्प्लेक्स है। आपको समझ आ रहा है कि हम सिर्फ मेटल बदल रहे हैं और लिगेंड वही रख रहे हैं, तो इस तरह से मोर और लेस आपका डिस्क्रिप्शन एक सा हो रहा है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम अलग अलग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए थर्ड जो आपका एग्जाम्पल है उसमें कॉपर है, मेटल आयन और साइनाइड अगेन वही लिगेंड है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और इसी के साथ साथ थर्ड एग्जाम्पल में ही एक और कॉम्प्लेक्स भी लिखा हुआ है, आप साथ में देखिए कॉपर का टेट्राअमीन कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डिस्क्रिप्शन एक सा होगा, इसलिए इनको एक साथ कर लिया है, आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपर का जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स है उसमें कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। वो आएगा x + 4 × -1 = -2। तो इसलिए थर्ड जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका थर्ड एग्जाम्पल में भी जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें x की वैल्यू +2 आएगी, यानी कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। और उसी के नीचे लिखा हुआ है कॉपर का टेट्राअमीन कॉम्प्लेक्स, इसमें भी जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। यहाँ ये कैलकुलेट की हुई है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो आप देख रहे हैं दोनों में ही कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था एक सा है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएं तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 3d9। इन बॉक्सेस में आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कॉपर है उसका 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। कॉपर +2 में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो अब 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। लेकिन अभी भी हमें dsp2 संकरण होने के लिए एक डी कक्षक खाली चाहिए और वो यहाँ पर खाली नहीं है। तो इसके लिए ये सजेस्ट किया गया कि जो 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित आपको यहाँ इस बॉक्स में दिख रहा है वो एक्साइट होकर के कहाँ पहुँच जाए, या तो 4p में चला जाए या 4d में चला जाए। अब ऐसी स्थिति करने से हमारे पास एक डी कक्षक 3d में खाली हो जाएगा और dsp2 संकरण पॉसिबल है क्योंकि एक डी कक्षक हमने खाली कर लिया है इस इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट करके।4s कक्षक ऑलरेडी वेकेंट हो गया है और 4p भी हमारे पास 2 खाली कक्षक हैं, तो इस तरह से dsp2 संकरण जो है वो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ ये भी माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 4p या 4d में गया, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में गया, इसका नाभि से अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम हो गया। और क्योंकि ये अट्रैक्शन कम हो गया तो ये आसानी से इस सिस्टम से रिमूव हो सकता है। और अगर ये रिमूव होगा तो ये कहीं भी जाकर के किसी सिस्टम का अपचयन कर देना चाहिए, जैसा कि कोबाल्ट +2 के केस में होता है, लेकिन ये अपचयन नहीं करता, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये अपचायक नहीं हैं। जबकि कोबाल्ट में जो सिमिलर स्थिति आती है
वो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो अपचायक हैं। तो अब ऐसा क्यों हुआ ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पर एक इसी में एक छोटा सा ब्लॉग बना करके आप देखिए, एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक साइंटिस्ट हुए हैं हगिन, उन्होंने एक सजेशन अपनी तरफ से और दिया कि 3D से जो एक इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करके 4p या 4d में ले जा रहे हैं, ऐसा एक्साइटेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि जो संकरण हमें स्क्वायर प्लेनर के लिए चाहिए DsP2, उसकी बजाय संकरण हो जाएगा sp2d, यानी कि अंदर वाला d कक्षक आप खाली ही ना करें और उसकी बजाय एक s कक्षक खाली है, 2p कक्षक खाली हैं और बाहर यानी 4d में से एक कक्षक काम में आ गया और 4d का एक d कक्षक काम में आने के बाद आपको संकरण कौन सा मिलेगा, sp2, ये तो ऑलरेडी वैकेंट है, और बाहर वाला डी कक्षक sp2d संकरण हो जाएगा। और अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर एक्साइट किया गया और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी का अपचयन करना चाहिए, ये अपचयन नहीं करता और कॉपर के ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये अपचायक नहीं हैं, वो प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो सकती है। लेकिन वीबीटी इनके बारे में किसी तरह का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देता। ये वीबीटी की एक कमी है जो कि हम लिमिटेशंस वाले लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट और लास्ट जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ले रहे हैं कॉपर के टेट्रा हेलाइड्स वाला जो कॉम्प्लेक्स है, यानी X4 है, कोई भी इसमें हेलाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, और ओवरऑल चार्ज इज -2। यहाँ आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगेन हमें ये समझ आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DsP2 संकरण भी हो सकता है और sp3 संकरण भी हो सकता है। तो यहाँ ये देखा गया कि कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस अगर हैलोजन के साथ में बनते हैं तो वो दोनों ज्योमेट्रीज शो करते हैं, sp3 भी और DsP2 भी। अगर कॉम्प्लेक्स का कलर ऑरेंज है तो उसमें संकरण sp3 होता है, यानी sp3 संकरण वाले कॉम्प्लेक्सेस ऑरेंज कलर के होते हैं और DsP2 संकरण वाले कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो येलो कलर के होते हैं। और आपको मालूम है कि जो हैलोजन है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग संभव नहीं है। तो यहाँ जो कॉपर है उसका हमने ऑक्सीडेशन अवस्था निकाल ली है जो कि +2 आ रही है, आप यहाँ पर देखिए। और ये जो है अगेन कॉपर जो +2 है उसमें वो D9 विन्यास शो करता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कॉपर के जो हेलाइड्स के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं वो किस तरह से DsP2 और किस तरह से sp3 संकरण शो करते हैं। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है उसमें आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। इट इज़ 3d9 4s0, यहाँ लिखा हुआ है 3d9 4s1, ये करेक्शन कर लीजिए। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है वो हेलाइड के साथ पहले DsP2 संकरण शो करेगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s1, तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 3d9 4s0, ये करेक्शन आप कीजिए। और कॉपर +2 को हमने बॉक्स में लिखा है, बॉक्स में 3d के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमें ये डी कक्षक खाली नहीं मिल रहा है DsP2 संकरण के लिए, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के कहाँ चला जाएगा, 4p में। 4p में जाने की वजह से ये एक डी कक्षक खाली हो जाएगा और अब DsP2 संकरण संभव है। 4 जो लिगेंड्स हैं वो इन 4 ऑर्बिटल्स में, एक d में, एक s में और 2p में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके उपसह संयोजक बंध बना सकते हैं। साथ ही एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यहाँ भी वही है कि ये जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन गया ये सिस्टम में नाभि से वीकली अटैच्ड है अब, तो ये बाहर निकल करके किसी सिस्टम का अपचयन कर सकता है और ये एक अपचायक होना चाहिए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अपचायक नहीं है। वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब हम कॉपर के ही दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात कर लें जिसमें कि वो हमने आपको बताया कि हेलाइड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है।
तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका जो बॉन्डिंग है आप देखिए, कॉपर +2 में अगेन हम सीधे इसी पे आ जाएं, कॉपर +2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, जो कि 3D9 है। अब यहाँ पर एक भी डी कक्षक खाली नहीं है। sp3 संकरण के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक भी डी कक्षक खाली नहीं चाहिए, तो एक s कक्षक और 3 p कक्षक मिल करके संकरित कक्षक बनाएंगे। संकरण होगा sp3, और ये जो चारों संकरित डी कक्षक होंगे इसमें 4 जो लिगेंड्स हैं वो अपने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, संकरण sp3 होगा और अनुचुंबकत्व एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग होगा। तो इस तरह से हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए VBT को समझ सकते हैं। थैंक यू।